या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा माँ महागौरी को मेरा प्रणाम। आज दुर्गा अष्टमी है, साथ ही शारदे को नमन और समस्त बहन बेटियों को मेरा प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज दुर्गा अष्टमी है, शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन कहेंगे आप। महागौरी के विषय में ये कहा जाता है कि पार्वती के स्वरूप में सहस्र वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इसी क्रम में तपस्या करते करते उनके शरीर का पूरा रंग काला पड़ गया था। भगवान शिव भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका आशीर्वाद मिला और वो गौर वर्ण के रूप में उनकी इमेज या प्रतिष्ठा हुई और गौर वर्ण माना गया महागौरी के लिए। मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ। दुर्गा अष्टमी है। भारत में एक चलन है, इस दिन लोग कुंवारी कन्या को प्रसाद ग्रहण कराते हैं और वो धन धान्य होते हैं। शायद ये कहा जाता है 9 कन्या या 11 कन्या को अगर कुंवारी कन्या को अगर प्रसाद वितरण उनके बीच किया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ये बातें कही गई हैं संतों महात्माओं द्वारा। मैं इस देश के समस्त कुंवारी कन्याओं को भी प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। ये तो दुर्गा अष्टमी है और कल जो है आपका नवमी है। मैं तो एक मामले में सुदृढ़ हूँ, धनी हूँ कि चैत में जो नवरात्रि होता है, जो भगवान राम को समर्पित होकर ख़त्म होता उनके जन्म को, तो हमारे घर में, मेरे परिवार में मेरे दोनों बेटे चैत नवरात्रि के अवधि के हैं। एक साहब नवरात्र के पहले दिन के हैं, दूसरे साहब हमारे अष्टमी के हैं। मेरी खुद पैदाइश चैत रामनवमी में हुई है। मेरे घर में 3 सदस्य ऐसे हैं जो नवरात्रि से संबंधित हैं, उनका जन्म हुआ था। भाग्यशाली हूँ, धनी हूँ। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी जन्म चैत रामनवमी में हुआ था। ये भी बताया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिन में पैदा हुए थे। द्वापर के लिए कृष्ण जी को कहा जाता है रात में पैदा हुए थे, 12 बजे रात को कहते हैं। उसका दिन और रात का एक ये भी विडंबना मानी जाती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो शरीर का रंग था वो नीला था, आकाश से लिया जाता है। और भगवान कृष्ण का रात में पैदा हुए थे, इसलिए काला थे, श्याम थे। जो कुछ कहिए, कई तरह से कहा जाता है। मैं रंग पे जा रहा हूँ, रंग श्याम ना हो करके काला मानिए, श्याम आप मानिए। प्रिय हैं दोनों, त्रेता और द्वापर के। मैं तो खैर 7:30 बजे रात में पैदा हुआ था चैत्र रामनवमी में। कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। और चीज़ें पौराणिक हैं, माननी चाहिए, जाननी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कल चैत्र रामनवमी है, परसों विजयदशमी है। आप सभी लोग एंजॉय करें। मैं बुज़ुर्ग होने के नाते प्रार्थना करता हूँ समस्त मानव समाज का कल्याण करें।
माँ दुर्गे के जितने भी स्वरूप हैं उनका सबका एक ओनली वन, दैट इज दुर्गा जी, माँ देवी दुर्गा जी सबका कल्याण करें। मैं इसके बाद मैं आता हूँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ा था इंटरेस्ट के संदर्भ में। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत मैंने पढ़ा था 1936 में। जॉन मेनार्ड कीन साहब ने इस संदर्भ में कुछ बातें कही थी। उन बातों को थोड़ा मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से एक बात कहना चाह रहा हूँ। वो ये है, व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है, किसी की आय प्रतिदिन की हो सकती है, किसी की आय साप्ताहिक हो सकती है, किसी की आय मासिक हो सकती है, शायद इसी 3 तरह का होता है। मजदूरी कह लीजिए, आय कह लीजिए। उस संदर्भ में मैं इसको कैश लिक्विडिटी से जोड़ रहा हूँ। है कैसी लिक्विडिटी, ऐसा नहीं इन टर्म्स ऑफ कैसी है, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड है, इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। बट वो इंटरेस्ट के फील्ड में बताया गया था। मेरा ये कहना है, जो कुछ आप कमाते हैं, कुछ भी कमाते हैं, उसमें से एक सेग्रीगेशन होना चाहिए कुछ पैसे का, वो सेविंग का। सेविंग फॉर व्हाट? सेविंग प्रिकॉशनरी मोटिव में रखने के लिए। प्रिकॉशन फॉर व्हाट? मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंडिचर आता है तो उसको आप मीट आउट कर सकें। इसके लिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को मैं इससे जोड़ रहा हूँ। व्यक्ति को किसी भी रूप में, उसकी कितनी भी संपत्तियां हो, कितनी भी ज़मीन हो, कितना भी मकान हो, सारा कुछ हो, लेकिन व्यक्ति को कुछ पैसे तरल रूप में अपने पास रखना चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी फंड की रिक्वायर्ड हो तो उसको वो बेझिझक पूरा कर सके। आम तौर पे चलन ये है, अगर किसी वजह से कुछ थोड़ी भी मजदूरी या आय मिल गई तो उसका मिलने के पहले जानकारी केवल हो जाए, वो अपने ओवर बजटिंग में चले जाते हैं, खर्च कर डालते हैं और बेवजह खर्च कर जाते हैं। हो सकता है उनकी आवश्यकता ना हो। खर्च करना अच्छी बात है, बट खर्च में एक लाइन है, व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड डू इट। और रिक्वायर्ड जब है तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी तय कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी और प्रायोरिटी दोनों, संभाविता कि कैसे किस तरह से होगा, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा जो हम रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं। और रिक्वायरमेंट मैं कहता हूँ जेन्युइन अगर है, अगर आपने पूरा होमवर्क करके अगर रिक्वायरमेंट पूरा किया है तो प्रोबेबिलिटी कहीं जो है निगेटिव नहीं जाएगी, संभाविता कहीं निगेटिव नहीं जाएगी। मेरा सभी से कहना है कि इस चीज़ को समझा जाए। हर व्यक्ति जो कुछ भी पाता है उसका एक सर्टन, चाहे प्रोपोर्शन कह लो, बाई परसेंटेज कर लो, बाई एक अमाउंट कह लो, रखना ज़रूर चाहिए। क्योंकि कभी भी कुछ इमरजेंसी ऐसे आते हैं जो बता के नहीं आते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको नॉक करते हैं और आपको विचलित कर देंगे। बहुत सारे लोगों का सुना हूँ, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, हैंड टू माउथ है, पैसा कमाया नहीं, उससे ज़्यादा खर्च कर दिया। बुराई नहीं है, लेकिन लॉर्ड केन्स ने जो बात कही है उसको किसी रेफरेंस में अगर देखा जाए, मैं कहूँगा व्यक्ति को लिक्विडिटी, कैश सीधी बात है, बॉन्ड तक चले जाओ,
रखना चाहिए, ना कि कैश से ज़मीन खरीद के रखना चाहिए, मकान खरीद के रखना चाहिए, फर्नीचर खरीद के रखना चाहिए, होम अप्लायंसेस खरीद के रखना चाहिए। ये सब इन टर्म्स ऑफ रिसेल नहीं है। ये जो आइटम आप यूटिलाइज कर रहे हैं या यूटिलिटी की समझ रहे हैं, ये सब जो है इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है। तो सबके लिए बेहतर होगा, सारे लोगों के लिए मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा उनसे व्यक्तिगत रूप से, बगैर कुछ समझे, कि जो कुछ आप कमाते हो उनमें से कुछ हिस्सा जरूर से ज़रूर कैश एज स्टॉक रखना चाहिए घर के अंदर। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, तमाम ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं, बैंक है, बैंक में कैश रखो, सब जगह रखो। मैं एक आगे की बात रखता हूँ कि मूवमेंट लेस कैश रखो, मतलब पैसा ऐसा रखो, होल्डिंग मनी मत करो। पैसे का विसंचय अच्छी बात नहीं है, पैसे का जो है विसंचय या पैसे को होल्ड करके मत रखो, लेकिन इतना ज़रूर होल्ड करके रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ा दो क्योंकि आप इंटरेस्ट लॉस करो, अरे कहीं आप ह्यूमन लॉस ना हो जाओ, इसके लिए कह रहा हूँ पैसे को घर में सुरक्षित रखा जाए ताकि तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।